कहते हैं इंसान कि जो सपने होते हैं वह सपने उसके हिसाब से जब पूरे नहीं होते हैं तो वह पूरे करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, लेकिन जब उस हथकंडे में वह खुद फंसता है, फंसने की वजह से एक दिन पुलिस की सलाखों तक पहुंच भी जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे हो जाता है। एक अपराधी जो होता है अपने ही ख्वाबों को पूरा करने के लिए तरह तरह के हथकंडे तो अपनाता है, लेकिन उस हथकंडे में खुद फंस जाता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर तो चला जाता है और साथ में एक व्यक्ति हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे तक पहुंच जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टीडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो या वीडियो प्रोडक्ट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना मध्य प्रदेश उसी का बैतूल जिला पड़ता है और उसी का लगभग 25 किलोमीटर दूर आमला कस्बा पड़ता है। आमला कस्बा जो होता है एक मार्केट के तौर पर होता है। वहाँ काफ़ी लोग ख़रीदारी के लिए आया जा करते थे, लेकिन वहाँ ख़रीदारी के लिए जो आते थे काफ़ी सतर्कता से आते थे, क्योंकि चोरी चपाटी के जो मामले होते हैं थोड़े बहुत उस इलाके में होते रहते थे। इसीलिए आमला के जो इंस्पेक्टर होते काफ़ी सतर्क होते थे अपने बाज़ार में। और तभी 6 फरवरी साल 2021 का रात का लगभग 9 बजे के आसपास टाइम होता है। तो उसी वक्त टीआई अधिकारी जो होते हैं सुनील टाडा, उनको कंट्रोल रूम के द्वारा एक खबर मिलता है जो चौंका जाता है। पता चलता है कनौजिया जो गांव है, उसी गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह बात जैसे सुनील और टाडा सुनने के बाद सनस रह जाते हैं, क्योंकि उनको पहले पता होता है कि हमारे इलाके में इस तरह घटनाएं आज तक कभी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही इस मामला के बारे में जानकारी पाते हैं तुरंत ही संज्ञान से लेते हैं। इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भी देते हैं और साथ में डॉग स्क्वाड को टीम को देते थे, फोरेंसिक टीम को भी भेजवा देते हैं। और सुनील तुरंत ही उसी वक्त अपनी जिप्सी लेते हैं और लेने के बाद अब कनौजिया गांव निकल जाते हैं। वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर ही पड़ता कनौजिया गांव, और वहीं पर सुनील टाडा पहुंचते हैं। देखते हैं गांव के बाहर थोड़ी दूर पर एक मकान होता है जो 4 कमरे का होता है, लेकिन वहां बाहर पहले से ही भीड़ लगा हुआ था। भीड़ के अंदर जाते सुनील टाडा देखते हैं एक बेड है, उसी बेड पर एक महिला की डेड बॉडी खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ी होती है, जिसकी उम्र देखने में 27 से 28 साल के बीच लग रही थी। लेकिन करीब जाते हैं देखते हैं उसके जो बायां हिस्सा होता है उसी पर काफ़ी गोलियां दागी गई, जिसकी वजह से महिला का घटना पर मौत हो चुकी होती है। लेकिन पास ही कुछ दूर पर रखा हुआ एक मोबाइल होता है। थाना प्रभारी देखते हैं, समझ जाते हैं कि बस करो, महिला की जो मौत हुई है वह मौत उस वक्त हुई होगी जब इस घटना को अंजाम दिया गया होगा, यानी कि वह मोबाइल पर बात करने में बिजी होगी। पुलिस की टीम वहाँ खड़े जितने भी लोग होते हैं सबके शक्ल देखी तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन घर में जो व्यक्ति मौजूद होते हैं पुलिस की टीम जब उनसे पूछताछ करती है पता चलता है उसी घटना पर मौजूद होती है फिर जो महिला होती है उसकी अपनी माँ। लेकिन उसी के माँ के द्वारा पता चलता है कि जो मृत जो महिला होती है उसका नाम वर्षा नागपुरे है, जो ठीक बोखड़े ही कस्बे की रहने वाली है। वो जो ठीक शाम के ही टाइम में अपने ही ससुराल से अपने ही मायके अपनी माँ के साथ आई हुई थी। और पुलिस की टीम यह खबर पाती दंग से रह जाती है कि आखिर एक रात में ही ससुराल से मायके आने में इस लड़की के साथ ऐसा क्या हो सकता है। अब पुलिस की जो टीम होती है वर्षा के बारे में और जानकारी लेने के लिए वहाँ लोगों से जब पूछताछ करती है तो घर के द्वारा पता चलता है कि इस घटना को जो अंजाम हुआ है लगभग यही 1 घंटे के अंदर हुआ था। वर्षा अपने ही आंगन में किसी से मोबाइल में बात कर रहे थे, तो उसी वक्त घर वाले जो थे खा पी कर आराम से सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन गोलियों के चलने की जब आवाज़ आती है तो वर्षा की जो अपनी माँ होती है वह बाहर निकलती है, देखती है वर्षा ज़मीन पकड़ चुकी है, पूरी तरह से ज़मीन पर चटपटे लगा रही होती है। वर्षा की माँ वहीं दहाड़े मारे काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसी में से एक व्यक्ति के द्वारा इसकी सूचना आमला पुलिस थाने में पहुँच जाता है। पुलिस की टीम यह जानना चाहती थी कि आखिर रात में आकर इस घटना को अंजाम कौन दे सकता है, लेकिन वहीं पर खड़ा हुआ इधर वर्षा का ही एक अपना भाई होता है किसड़ा पवार। पुलिस की टीम जब उससे पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने बेधड़क कहने लग जाता कि साहब
हमारी बहन का जो हत्यारा हुआ कोई और नहीं है बल्कि इधर हमारी बहन का अपना ही एक देवर है किसड़ाकांत नागपुरे, और साथ में उसका एक करीबी दोस्त है महेश नागपुरे। साहब इन्हीं दोनों ने मिलकर हमारी बहन के साथ ऐसा कारनामा किया होगा। पुलिस की टीम कहती है आखिर कारनामा किया होगा इसका क्या मतलब हो सकता है, तो किसड़ा कह देता कि साहब क्योंकि हमारे ही जो अपनी बहन है उसका अपना जो देवर होता है किसड़ाकांत हमारी बहन से हर दिन झगड़े तकरार किया करता था, और साहब हमारी बहन के ससुराल वाले हमारी बहन के विरुद्ध एकदम कई सालों से हैं, जिसकी वजह से खफा खफा का माहौल रहता है। यह बात पुलिस जब सुनती है, सुनने के बाद उसी समय जो होता है इधर वर्षा नागपुरी की बॉडी को वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए अब भिजवा देती है। इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए किसड़ा की तहरीर पर लिए गए 2 अज्ञात जो नाम होते हैं किसड़ाकांत नागपुरे और साथ में महेश नागपुरे के लिए पुलिस की एक टीम गठित करती है, और इनका जो होता है जांच पड़ताल करने के लिए बैकग्राउंड के लिए पुलिस की टीम अब लग जाती है। और जब लग जाती है पुलिस की एक जो टीम होती है इधर बोखड़े कस्बे में पहुंचती है, और वहीं पहुंचती है जहां पर वर्षा का अपना ससुराल होता है। लेकिन जब वर्षा के अपने ही सासू से पूछा जाता है तो वर्षा की जो सासू होती कहने लग जाती कि साहब हमारा एक अपना बेटा होता है जो फौजी होता है, उसके मौत के बाद हमारी जो अपनी बहू होती है उसके अलग रौद्रूप हो जाते हैं, और इसी को लेकर हमारी बहू हमारे बीच कई बार मनमुटाव तो हुए हैं। लेकिन वर्षा अपनी शौक अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पूरे परिवार के रिश्ते को दरकिनार कर जाती है, जिसकी वजह से खुद हमसे दूर दूसरे ही मकान में रह रही है। हमसे उससे आज से पहले से कभी लेना देना नहीं है। पुलिस की टीम नहीं जान पाती आखिर वर्षा का अलग रहने का क्या कारण हो सकता है, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है मुखबिरों को और अलर्ट कर देती है। अलर्ट करने के बाद वर्षा के ही ससुराल में काफ़ी लोगों से पूछताछ किया जाता है, और लेकिन जब उनसे पूछताछ किया जाता है पुलिस के सामने यही राज निकल के आता है वर्षा का एक अपना जो देवर है किसड़ाकांत नागपुरे के बीच जो था कई बार मनमुटाव यहाँ तक कि झगड़े तकरार तक हुए हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ किसड़ाकांत का हाथ है, इसीलिए पुलिस की टीम अब किसड़ाकांत के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेना शुरू कर देते, मुखबिरों को और टायर कर देती। तभी पता चलता किसड़ाकांत का एक अपनी प्रेमिका है कृति, जो उसी के इलाके की रहने वाली है। लेकिन जब पुलिस की टीम इधर कृति के बारे में जानकारी अब पा जाती, पाने के बाद कृति की भी तलाशी करती, लेकिन कृति तो मिल जाती। पुलिस की टीम कृति को अपने ही हथकंडे लेती है, और लेकिन कृति जैसे पुलिस थाने में पहुंचती है तो पुलिस को टीम को देखती है तो एकदम डर सज जाती है। अब पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हमारा जो रिश्ता है वह किसड़ाकांत के साथ तो है, उससे और हमसे फ़ोन पर कई बार बात हुआ करते थे, और उससे हर बार जब बात होते थे वो हमसे ज़रूर पूछ लेता था कि वर्षा इस समय है कहाँ। हर बार वर्षा का लोकेशन मांगता था साहब। पुलिस की टीम इधर कृति से जब यह बात सुनती है कहने लग जाती है कि आखिर पूरी तरह से क्या हाथ है, और जैसे कृति सुनती कहने लग जाती है कि साहब हम और साथ में हमारा जो अपना करीबी दोस्त है किसड़ाकांत ने मिलकर ही वर्षा को अपने रास्ते से हटाए हैं। अब पुलिस की टीम उसी वक्त सबूत मिलने की वजह से एक टीम लगाती है किसड़ाकांत की तलाशी करने के लिए, और लग भी जाती है। तभी मुखबिरों के द्वारा पता चलता है कि ठीक समय किसड़ाकांत भोपाल गया हुआ है। पुलिस की जो टीम होती है इधर किसड़ाकांत की तलाशी के लिए अपने खबरी को अलर्ट कर देती है, लेकिन खबरी को कोई भी सूचना नहीं मिलता। तभी खबरी को चौंकाने वाली बात पता चल जाती है। किसड़ाकांत जो ठीक 2 दिन बाद आमला का जो कोर्ट है उसी में कुछ ज़रूरी कामकाज के लिए आने वाला है। पुलिस की टीम खबर पाती उसी वक्त अब जाकर आमला के ही कोर्ट में घेराव मार देती है, और ठीक 2 दिन बाद जैसे ही उसी कोर्ट में किसड़ाकांत पहुंचता है पुलिस की टीम धर दबोचती है और थाने लाती है। लेकिन पहले जब पहुंचता है पुलिस की टीम पूछताछ करती है किसड़ाकांत से, तो पहले इधर उधर की बात करता कहने लग जाता कि साहब हमारी इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी नहीं अपने भाभी से कि अपनी भाभी की हम अपने रास्ते से सफाया कर सकें। लेकिन पुलिस की टीम के सामने काफ़ी सारे सबूत होते हैं, क्योंकि घटना के वक्त जो होता है किसड़ाकांत का ही अपने ही करीबी जो दोस्त होती है कृति के साथ फ़ोन पर लंबी लंबी बातें हुए थे, और CDR डिटेल के थ्रू और साथ में सबूत के बिना पर पुलिस जो टीम होती है शक्ति इधर किसड़ाकांत के ऊपर दिखाती है तो टूट भी जाता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है इसे सुनने के बाद लोगों के कलेजे तक काँप जाते हैं। असल में मध्य प्रदेश का जाना माना जो शहर पड़ता है बैतूल, और उसी का ही आमला कस्बा पड़ता है, और उसी का ही बोड़खी एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले हैं PK नागपुरे। उनके परिवार में उनकी पत्नी होती है, जिनके टोटल 3 ही बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा चंद्रशेखर नागपुरे होता है, और दूसरे नंबर का बेटा यही
कृष्णकांत नागपुरे होता है और तीसरे नंबर का बेटा राजू नागपुरे होता है। लेकिन चंद्रशेखर जो होता है अपनी पढ़ाई के बलबूते, अपनी मेहनत और लगन की वजह से एक दिन सेना में भर्ती हो जाता है। भर्ती होने के बाद अपनी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने लग जाता है। पी के नागपुरे अपनी ज़िंदगी में बड़ा ही खूबसूरत तरीके से अपने बेटे को समझना शुरू कर देते हैं। वक्त बीतने लग जाता है और लेकिन ठीक घटना से मात्र 11 साल पहले जो होता है, इधर चंद्रशेखर नागपुरे अपने पास एक मार्केट होता है। उसी मार्केट से कुछ दूर पर मौके पर एक बार शॉपिंग करने के लिए पहुंच जाता है और जब पहुंचता है उसका एक अपने करीबी दोस्त उसी वक्त कहे जाता है कि दोस्त अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। सोच में पड़ जाता है कि सही उम्र है, यह शादी का भी है। तो चंद्रशेखर ठान लेता है। लेकिन तभी उसी वक्त चंद्रशेखर का ही एक अपना ममौरा होता है जो कन्नौजिया गांव ही पड़ता है। उसी वक्त अपने मामा के यहाँ गया हुआ था। तभी अपने मामा का ही ठीक है उनकी अपनी बेटी होती है वर्षा। वर्षा के ऊपर जैसे नज़र अब चंद्रशेखर का पड़ता है। पढ़ने के बाद खूबसूरती देखकर चंद्रशेखर वर्षा का दीवाना हो जाता है। लेकिन वर्षा भी अपने सारे लोग और रिश्ते नाते जो होता है चंद्रशेखर के सामने खोल देती। खोलने के बाद दोनों एक दूसरे के सामने प्यार का इजहार करते हैं। वर्षा और चंद्रशेखर के जो रिश्ते होते हैं एक दिन जाकर करीबी बदल जाते हैं और दोनों घूमना फिरना चालू कर देते हैं। और चालू करने के बाद दोनों में रिश्तों को भी अंजाम दे दिया जाता है। लेकिन इधर दोनों मिलकर शादी तक का फैसला ले लेते हैं। इसकी जो जानकारी होता है जैसे चंद्रशेखर के पिता अब पी के नागपुरे को लगता सनसनी करने लग जाती कि बेटा तुमने हमारे रिश्तेदारी में रहकर यह कैसा कदम उठा लिया, बदनामी पर क्यों जुड़े हो। अगर तुम्हारे पसंद की कोई और बाहरी लड़की होती तुरंत उसकी शादी हम कर देते। लेकिन चंद्रशेखर जो होता है अपनी बात पे अड़ जाता है और इधर वर्षा के साथ शादी करने का फैसला ले लेता। लेकिन वर्षा भी अपने प्यार को पाने के लिए पूरे परिवार को दरकिनार कर देती है, रिश्ते की अहमियत नहीं देती है। और ठीक वर्षा और चंद्रशेखर के बीच जो होता है और करीबी बन जाते हैं, घूमना फिरना चालू हो जाता है। और तभी ठीक 11 साल पहले जाकर वर्षा और चंद्रशेखर नागपुरे एक मंदिर में जाकर रीति रिवाज के तहत शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी कर कर चंद्रशेखर अपनी पत्नी के तौर पर वर्षा को तो लाता है, लेकिन घर वाले जिसके माता पिता होते हैं वर्षा को अपनी बहू का दर्जा नहीं देते हैं और एक बेटी का दर्जा देकर अपने घर में तो रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन वर्षा को लगने लग जाता है इस घर में रहने के बावजूद हमारा कोई ठिकाना नहीं है। तो वर्षा अपने पति के साथ झगड़े तकरार करती है और झगड़े तकरार कर कर अपने पति को अपने साथ लेती है और साथ लेकर अपने पति के ही पैसे के बलबूते एक गांव के बाहर एक नया प्लाट लेती, उसी में नया मकान बनवा लेती है और अपने पति को लेकर वहीं वर्षा चंद्रशेखर रहना शुरू कर देते हैं। और रहते रहते खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बीतने लग जाता है। और तभी शादी के कुछ साल जब गुजरते हैं तो इधर वर्षा और साथ में चंद्रशेखर एक बेटे की बाप और माँ भी बन जाते हैं। वक्त बड़ी तेज़ी से भागता है, खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बीतने लग जाता है। और वर्षा के जो शौक श्रृंगार होते हैं, चाल चलन होते हैं, काफ़ी तौर तरीके से होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होता। वर्षा अपनी शौक अपनी ज़रूरतें पूरा करना अब शुरू कर देती है। और करते करते कुछ साल जब बीत जाते हैं और तभी साल 2013 का एक ऐसा वक्त आता है जिसकी वजह से चंद्रशेखर जो होता है अपनी ज़िंदगी को मिटाने के लिए हमेशा के लिए फैसला लेता है, अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए मिटा लेता है। लेकिन इसकी खबर जो होता है वर्षा और सामने पूरे परिवार को लगता है पूरे शाम सजाते हैं। लेकिन लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह की अपने मन मुटाव रखते हैं। लेकिन वर्षा जो होती है अपने दिल को संभालती। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाता है तो वर्षा के जो परिवार वाले ससुराल वाले होते हैं वर्षा से काफ़ी खफा हो जाते हैं, क्योंकि पहले से वर्षा को कभी अपनी बहू का दर्जा नहीं दी हुई थी। इसीलिए वर्षा को चाहते हैं कि वर्षा अपने घर चला जाए। इधर कृष्णकांत भी खबर पाता वर्षा के पास जाता है, कहने लग जाता तुम अपने घर चले जाओ, तो हमारी भाई की पत्नी नहीं हो बल्कि हमारे रिश्ते में दूर की माँ मेरी बहन हो। वर्षा जो होती है काफ़ी जिद पे अड़ जाती है। वर्षा को पता होता है क्योंकि सेना के नाते काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने वाले। वर्षा जो होती है उसी समय सेनाधिकारी के पास जाती है पैसे की मांग करने के बाद वर्षा के हाथ जो होता है इधर 30 लाख रुपए सेना पद की तैनाती की वजह से पेंशन के तौर पर वर्षा को मिल जाता है और वर्षा अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती है। लेकिन कृष्णकांत को जब पता लगता है एकदम सनस रह जाता है, ना कुछ सोच पाता ना कुछ समझ पाता है। वर्षा के पूरे ससुराल वाले एक हो जाते हैं कि वर्षा को जल्द इस घर से निकाला किया जाए, नहीं तो वर्षा पूरे तौर ठिकाने से इस घर पर हक जमा लेगी। कृष्णकांत जो होता है काफ़ी कोशिश करता है कि अपने ही
जो मेरी जो बहन है वर्षा से कैसे न तैसे कर कर उसके हाथ से रुपये ले लिए जाए। काफ़ी बार कोशिश करते लेकिन वर्षा अपनी जिद पे अड़ जाती, पैसे देने के लिए हंसते ही तैयार नहीं होती। लोग तरह तरह के षड्यंत्र भी रचते हैं लेकिन षड्यंत्र में कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन वर्षा अपनी ज़िंदगी अपने ही घर में अपने एक बेटे के साथ रहकर जीना शुरू कर देती है। किशोरकांत जब इस तरह हैरान हो जाता, वह समझ जाता कि वर्षा की वजह से हमारे हाथ में अपने भाई के जो पैसे होते हैं, साथ में उसके जो ज़मीनी जो नाम प्रॉपर्टीज़ हैं वह हाथ नहीं आने वाले, तो काफ़ी सन और चालाकी भरे कदम उठाना शुरू कर देता है। और उसी वक्त जाता है किशोरकांत अनुकंपा के आधार पर सेना में ज्वाइनिंग की मांग करता है, लेकिन सेना के जो अधिकारी होते हैं उसी वक्त हिदायत देते हैं। किशोरा परेशान हो जाता है कि लग रहा हमारा ज्वाइनिंग अनुकंपा के आधार पर नहीं हो पाएगा, तो वह कोर्ट में एक अर्जी लगा देता है और वह कोर्ट में एक केस चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लग जाता है उसी बीच होता है किशोरकांत अब अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझते हुए तुरंत फैसला लेता। फैसला लेने के बाद अब भोपाल चला जाता, वहाँ जाकर एक बढ़िया सा कंपनी होता है उसी में मोटरसाइकिल का राइडिंग का काम करना शुरू कर देता है। कहीं भी किसी को आना होता जाना होता है तो उसकी ही गाड़ी का सहायता लेते, जिसके बाद ठीक ठाक पैसे कमाता। लेकिन दूसरी तरफ अपने ही घर में रहकर अब इधर जो होती है वर्षा अपने बच्चों के साथ खूबसूरत तरीके जब ज़िंदगी बिताने लग जाती है तो रात उसके लिए भारी पड़ जाता है। तभी उसकी जो मुलाकात होता है अपने ही मार्केट का रहने वाला एक करीबी दोस्त होता है राजू के साथ मुलाकात होता है वर्षा पे, और उसी के साथ वह संबंध तक बना लेती है और रोज़ का संबंध का जो सिलसिला होता है यह बेहतर तरीके से चलने लग जाता है। लेकिन पूरे गाँव में इसकी खबर लग जाती है। लेकिन किशोरकांत जैसे ही अपने गाँव लौटता है तो उसको पता चलता कि हमारी भाभी का राजू के नाम से रिलेशनशिप चल रहा है, तो समझ जाता कि अब जो बाकी हुए जो पैसे बचे हुए वह पैसे जल्द जल्द वर्षा उस राजू नाम के व्यक्ति को दे देगी। वह सन सा रह जाता है, सोचने लग जाता है कि अब वर्षा के हाथ से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और इसीलिए वह ठान लेता है वर्षा को कैसे ना तैसे कर कर अपने पति के बलबूते पर पैसे जो ऐश कर रही है उसके हाथ से पैसे छीनने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र हमें रचना पड़ेगा। और किशोरकांत जो होता है उसी समय एक प्लान बनाता है और वर्षा को अपने ही रास्ते से पैसे के रास्ते से हटाने के लिए, ताकि वर्षा की ज़िंदगी इस दुनिया में ना रहे और वर्षा के नाम जितने भी मौके पर पैसे पड़े हुए हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हमारे भाई के नाम में सब हमारे नाम से हो जाएंगे। किशोरकांत जो होता है और प्लान बनाना शुरू कर देता और प्लान के तहत एक ऐसी चाल चलता है कि वह उसी समय अपने ही इलाके के रहने वाला एक उसका अपना करीबी दोस्त होती है कृति से दोस्ती बना लेती है और वर्षा के इर्द गिर्द मंडाना शुरू करवा देती है। हर वक्त फ़ोन करती, पता लगवाते कि वह उस समय वर्षा है कहाँ। हर एक बात की जानकारी कृति किशोरकांत को देती रहता, जिसके बाद किशोरकांत उस ठिकाने पर पहुँच जाता जहाँ पर वर्षा पहले से होती। अपने तौर ठिकाने को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए किशोरकांत लग जाता है। और तभी ठीक 6 फरवरी साल 2021 का ही जब शाम का टाइम होता है उसी वक्त वर्षा की जो माँ होती है वह माँ इधर वर्षा को लेने के लिए अपने साथ आती है। अब पहुँचती है, वर्षा को लेती है और लेकर वर्षा के ही मायके कनौजिया पहुंच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कीर्ति के द्वारा जैसे इसकी खबर इधर जाकर किशोरकांत को लगता, समझ जाता अच्छा सा मौका है वर्षा को उसके ही मायके में रहकर रास्ते से हटाया जा सके। अब किशोरकांत जाता अपने करीबी दोस्त से ही एक रिवॉल्वर लेता है, अपने पास रख लेता है और कीर्ति को अपने साथ लेता, मोटरसाइकिल बैठाता। बैठाने के बाद कनौजिया गांव में पहुंचता। रात को लगभग 8:30 बजे के आसपास टाइम हो जाता है। देखता है कि वर्षा के घर के सामने लाइट जल रही है, तो उसी समय घर के पीछे चला जाता है और कीर्ति को खड़ा कर देता है वही मोटरसाइकिल के पास। पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाता तो आंगन में देखता है वर्षा की एक अपनी दादी होती है जो वहीं बैठकर बर्तने पे हाथ लगा रही होती है, लेकिन उनके कानों में किसी चीज़ की आवाज़ नहीं पहुंचती और ना उनको कुछ ढंग से दिखाई देता है। इसकी जानकारी पहले से किशोरकांत को था, इसलिए आराम से अंदर जाता है। लेकिन जैसे अंदर जाता तो आंगन में देखता है कि उसकी जो अपनी भाभी होती है, जो रिश्ते में मेरी बहन लगती है, वह मौके पर अपने ही आंगन में फ़ोन पे लगी हुई। वह समझ जाता है कि ठीक वह अपने यार से लगी होगी। उसी वक्त अपना ही रिवॉल्वर निकालता है और ठीक निकालने के बाद बिना टाइम गंवाए, बिना सोचे समझे किशोरकांत जो होता है वो वर्षा के ऊपर वही एक के बाद एक गोलियां दाग देता है, जिसकी वजह से वर्षा हमेशा के लिए ज़मीन पकड़ लेती है, लौलवान अवस्था में चीख पड़ती है। और बिना टाइम गंवाए किशोरकांत वहाँ से पीछे वाले दरवाजे से निकलता है और निकलने के बाद कृति को मोटरसाइकिल बैठाता, वहाँ से तुरंत भोपाल के लिए निकल जाता है। वह सोच लेता है अब तो हम तक पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि पुलिस हमारी पहचान कभी कर ही नहीं पाएगी। और उसी वजह से अपनी ज़िंदगी जीने की भरपूर कोशिश भी
तभी मुखबिर को पता चलता है कि भोपाल गया हुआ है, लेकिन मुखबिर के द्वारा भोपाल पुलिस टीम पहुंचती लेकिन नहीं पाती। तभी मुखबिर को पता चलता है कि वो आमला ही आने वाला है एक कोर्ट में ज़रूरी कामकाज के लिए। और कोर्ट में जैसे ही पहुंचता है तो आमले पुलिस थाने में एक टीम जो होती है वहाँ धर दबोचती है और थाने ले आती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने एक गलती की वजह से इधर जो होता है अपने ही जाल में बुरी तरह से कृष्णकांत फंस जाता है, जिसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है कृष्णकांत और साथ में उसकी अपनी जो करीबी प्रेमिका होती है कीर्ति को अपने ही कस्टडी में लेती है। कीर्ति और साथ में कृष्णकांत नागपुरी को वहाँ के ही कोर्ट में ले जाकर पेश करती है। तो दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।